हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो PYQs के होंगे और कुछ क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देखकर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो एट द एंड आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, मूव टू द क्वेश्चन, डोंट वेस्ट द टाइम। ओके, आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद ही आपको आंसर्स देने हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के। ओके, द फर्स्ट वन इज टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट करते हैं कंट्रीज़, क्या वो है? या फिर टोटल एरिया ऑफ अ लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू सस्टेन एन इंडिविजुअल लाइफ, किसी एक इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल को चलाने के लिए कितना एरिया ऑफ लैंड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन इज एरिया ऑफ फॉरेस्ट नीडेड टू एब्जॉर्ब अर्बन पॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन। Okay, you can pause the video and you can give your answer. Now move to the answer. So our answer is total area of land and water required to sustain an individual lifestyle. तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि टोटल एरिया ऑफ द लैंड एंड वाटर जो कि रिक्वायर होती है किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान की लाइफस्टाइल के लिए। ओके, इट मीजर्स हाउ, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इट मीजर्स हाउ मच बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया इज नीडेड टू प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग अ पर्सन कंज्यूम, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, एंड टू ऑब्जर्व देयर वेस्ट स्पेशली carbon emissions. Okay, so move to the next question. So our second question is which of these is a strategy under sustainable development. कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जो अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आती है? फर्स्ट वन इज़ यूजिंग ओनली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सिर्फ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना, या प्रमोट करना अर्बन स्प्रॉल को, या फिर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर एनकरेजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पॉइंट क्या हो सकता है? ओके, यू कैन गिव योर आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो, नाउ मूव टू द आंसर। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि हम उसे फ्यूचर में भी, फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, आज भी यूज़ करें और फ्यूचर के लिए भी बचा सकें। ओके, तो दिस इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मीन्स इट प्रमोट्स रिसोर्स एफिशिएंसी। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ हॉलिस्टिक अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मीन्स होता है ओवरऑल, इट मीन्स ओवरऑल बैलेंसिंग वाटर यूज़ एंड वाटर का यूज़, और उसके साथ साथ उसको कंजर्व करना फॉर फ्यूचर पर्पज़ के लिए। सस्टेन का मतलब क्या मैंने अभी बताया था, उसका आज भी यूज़ करना और उसको फ्यूचर के लिए भी बचाना। तो मीन्स हॉलिस्टिक अप्रोच, बैलेंसिंग वाटर का यूज़ करना और कंजर्व करना फॉर फ्यूचर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का आपको प्राइमरी कॉज बताना है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, एक्सेसिव रेनफॉल, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन एंड वॉल्केनिक इरप्शन। कौन सा प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है? सो मूव टू द आंसर। ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। सी, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं तो वो जो एरिया होता है, वो जो भी लैंड होती है, वो क्या हो जाती है, वो फर्टाइल नहीं रहती है। ओके, दीज डिग्रेड सॉइल क्वालिटी, ये क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड मतलब कम कर देता है। रिड्यूस वेजिटेशन कवर एंड लीड टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी। कॉजिंग किस वजह से होता है? डेजर्ट लाइक कंडीशंस इन वंस प्रोडक्टिव लैंड। आप सिर्फ एक लैंड पर एक ही चीज़ को बार बार उगाए जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है उस लैंड की। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरिस एग्रीमेंट 2015। ये सारे एग्रीमेंट्स आपको पढ़ के जाने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लाइक वन इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, एक एग्रीमेंट है क्योटो। वन इज़ मॉन्ट्रियल,
ओके, एंड दिस पेरिस एग्रीमेंट, एंड वन इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सारे के सारे आपको पढ़कर जाने हैं। सो द क्वेश्चन इज द पेरिस एग्रीमेंट 2015 एम्स टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी विल बिलो, ये वेल बिलो, किस कौन से टेम्परेचर से कम रहना चाहिए, क्या एग्रीमेंट है उनका? 3 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। ये ऑलरेडी उसमें गिवन है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्वेश्चंस बन के आती हैं, क्योंकि यही इनके की पॉइंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो मूव टू द आंसर। 2 डिग्री सेल्सियस। इस पेरिस एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी, दैट पेरिस एग्रीमेंट्स एम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए कहा था, टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आपको बताना है कि कौन सी वो गैस है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ओके, विच गैस? फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। गिव मी योर आंसर। Okay, move to the answer. Sulfur hexafluoride. So the answer is sulfur hexafluoride. इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होती है ग्लोबल वार्मिंग की। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज़ अ ग्लोबल वार्मिंग पावर ओवर 23,000 टाइम्स दैट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से 23,000 ज़्यादा होती है, टाइम्स ज़्यादा होती है ग्लोबल वार्मिंग पावर। ओके, इट इज़ यूज्ड इन, ये कहाँ यूज़ होती है, ये भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये कहाँ यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होती है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट, बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होती है ये। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट इज़ अ परमिट दैट अलाउज अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू। आपने कार्बन क्रेडिट सुना होगा। ओके, तो ये आपको बताना है कि ये क्या अलाउ करता है कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन को, क्या कर सकते हैं इससे वो लोग। वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, एमिट कर सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को, या फिर इंक्रीज कर सकते हैं पॉपुलेशन की लिमिट को, या फिर प्लांट मोर ट्रीज। यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। दिस इज द 6th क्वेश्चन, तो यू कैन राइट 6 एंड फॉर एग्जाम्पल द आंसर यू आर गिविंग A, so you can write like this. Okay, move to the answer. The answer is emit a certain amount of greenhouse gases. ओके, एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ परमिट और सर्टिफिकेट होता है जो कि अलाउ करता है होल्डर को टू एमिट 1 टन ऑफ CO2। 1 टन ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट गैसेस की, इतनी गैसेस को वो एमिट कर सकते हैं, इतनी उनकी लिमिट है। दिस इज लिमिट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन इन रूरल इंडिया। आपको बताना है कि रूरल इंडिया में कौन सा मेन सोर्स है इंडोर एयर पॉल्यूशन का। क्रॉप बर्निंग, फायरवुड एंड बायोमास फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस, या फिर अर्बन ट्रैफिक। देखो, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से करने हैं। ओके, जितना ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। आप क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हो। ओके, अभी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी वो ठीक है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ना आए इसी के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, मूव टू द आंसर। फायरवुड एंड बायोमास फ्यूल्स। देखो, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि जो मेन प्रॉब्लम होती है वहाँ पे फायरवुड की होती है, लकड़ी, और बायोमास फ्यूल्स जो हमारे वेस्ट मटेरियल से बनता है, जैसे कि काउ डंक। ओके, काउ डंक हो गया, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनसे मिलके ये बायोमास फ्यूल्स बनते हैं। और बायोमास से कैन एनीवन टेल मी कि कौन सी गैस निकलती है? दिस इज़ मीथेन। ओके, हमें क्या मिलती है? मीथेन निकलती है। मैनी रूरल हाउस होल्ड्स यूज़ वुड, क्या यूज़ करते हैं? वुड, डंग एंड द क्रॉप रेजिड्यूज फॉर कुकिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग हार्मफुल स्मोक एंड पार्टिकल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक डिसीज़ है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद, कि किसके कंटामिनेशन के साथ, ड्रिंकिंग वाटर का ऐसा किससे कंटामिनेट होता है जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये एक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि बच्चे
कि जो बॉडी का स्किन होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बच्चे का, जिसकी वजह से बॉडी ब्लू और पर्पल कलर की होने लगती है। मर्क्यूरी, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स और एर्सेनिक, ये स्प्रे वाले होते हैं। ओके, मूव टू द आंसर, नाइट्रेट्स। ओके, सो द आंसर इज नाइट्रेट्स। हाई नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इन बेबीज़ में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेट होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम से बोलते हैं, वो एक डिसीज़ हो जाती है। नाइट्रेट का लेवल जब ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ जाता है और वो ऑक्सीजन को कम कर देता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स कॉजेज एसिड रेन, कौन सी कैटेगरी है पॉल्यूटेंट्स की जिसकी वजह से एसिड रेन होता है? हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मीथेन, ओजोन। मूव टू द आंसर, विच कैटेगरी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सी गैसेस दो होती हैं जिनकी वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दीज गैसेस रिएक्ट करती हैं विद द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड द नाइट्रिक एसिड फॉलिंग एज एसिड रेन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एसिड रेन देखने को मिलती है। देखिए, आपको ये जो जितने भी गैसेस हैं इन सब के बारे में ये ज़रूर पढ़ना है कि ये कहाँ से निकलती हैं, लाइक ओके, इन सब गैसेस के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये कहाँ से रिलीज़ होती हैं। ओके, जैसे ओजोन, लाइक ओजोन, ये VOC प्लस सनलाइट और भी बहुत सारी गैसेस के साथ मिलकर बनती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, ये कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसको इंक्लूड नहीं करती है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकती है HDI की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा और द कार्बन एमिशंस पर कैपिटा। इसमें कौन सी कैटेगरी इंक्लूड नहीं है? विच इंडिकेटर? मूव टू द आंसर, सो द आंसर इज डी, कार्बन एमिशंस पर कैपिटा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती है। HDI इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड करता है, एजुकेशन, GNI पर कैपिटा, कार्बन एमिशंस जो है वो पार्ट है इन्वायरमेंटल इंडिसीज का, नॉट HDI का। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज डायरेक्टली लिंक टू एयर पॉल्यूशन, आपको बताना है कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है एयर पॉल्यूशन से? मलेरिया, अस्थमा, डायबिटीज़, टाइफाइड। डायबिटीज़ तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ओके, टाइफाइड भी नहीं होगी। नाउ गिव मी योर आंसर। देखिए, मैंने ऑलरेडी इजी कर दिया है दो को हटा के। सो द आंसर इज अस्थमा। अस्थमा जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। एयर पोल्यूशन वर्स कर देता है रेस्पिरेटरी डिसीज़, स्पेशली अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फाइन पार्टिकुलेट्स। देखिए, ये PM2.5 एंड PM10, ये हैं दो पार्टिकुलेट्स। आपको बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देते होंगे जब धूप में, आपको जब आप रूम में बैठे हों, चारों तरफ डार्कनेस हो और एक लाइट आ रही हो सूरज की, तो आप देखते हैं आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत टाइनी पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। तो वो हमारे PM2.5 और PM10 का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, वो हमारे सिर्फ नाक तक रह जाते हैं। PM2.5 जो है वो हम उन्हें इनहेल कर लेते हैं और हमारे अंदर चले जाते हैं। ओके, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम्स रेफर टू, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम टेकन फॉर बर्थ रेट टू डबल, टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू डबल एट करंट ग्रोथ रेट, और टाइम टेकन फॉर द डेथ रेट टू रिड्यूस बाय हाफ, और टाइम टेकन फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू डबल। आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आप यू कैन नॉट बिलीव NTA, वो कहाँ से क्या क्वेश्चन आपको उठा के दे दे, कुछ नहीं पता। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। So move to the answer. Our answer is B. Time taken for population to double at current growth rate. It is calculated using the rule of 70. इसका कौन सा रूल है? 70 का रूल है। 70 डिवाइडेड बाय एनुअल ग्रोथ रेट। आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे? एनुअल ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला भी आ सकता है, तो आपको इसे याद करना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन? कौन से इंडियन एक्ट जो है वो एम करता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है उससे प्रोटेक्ट करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974। देखिए आप ये जो जितने भी एक्ट हैं ये सारे आपको डेट के साथ याद करने हैं, इनके ईयर ज़रूर याद कर लीजिएगा, कोई भी आ सकता है, किसी का भी ईयर पूछ सकते हैं ये लोग। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है इसका आंसर, दैट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये कब बना था? ये भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद बना था। Enacted post Bhopal disaster, it empowers the central government to take measures for the environment protection and the pollution control। और इस भोपाल डिजास्टर में कितने लोगों की डेथ हुई थी? 15, ऑलमोस्ट 15,000। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मीन्स, आपको इसका मतलब बताना है। द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पे इंडस्ट्रीज फॉर पॉल्यूशन, polluters are exempted from penalties, polluters bear the cost of damage they cause, और सिटीजन्स पे फॉर पॉल्यूटर्स मिस्टेक। ये कहीं से कहीं तक नहीं होता हो सकता है, सिटीजन्स क्यों पे करेंगे? पॉल्यूटर्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं फ्रॉम पेनल्टीज से? नहीं, तो पॉल्यूशन किया है तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पे करेगी इंडस्ट्रीज़ को फॉर पॉल्यूशन के लिए? नहीं। सो द आंसर इज पॉल्यूटर्स बियर द कॉस्ट ऑफ डैमेज दे कॉज, जो उन्होंने डैमेज किया है उसके लिए वो कॉस्ट को बियर करेंगे। So the principle ensures that those who cause pollution must pay for the restoration and the cleanup of the environment. Move to the next question. The National Green Tribunal (NGT) was established in which year? ये dates तो आपको बहुत याद करनी है, 2008, 2010, 2012 and 2015. Give me your answer. So we are moving to the answer. The answer is 2010. NGT was formed under the National Green Tribunal Act, जो कि एक्ट ये है 2010 टू प्रोवाइड स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए। किसके लिए था? इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? डेजर्ट, टंड्रा एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या फिर ग्रासलैंड्स? कहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर? मूव टू द आंसर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो होम है टू ओवर 50% ऑफ अर्थ स्पीसीज। यहाँ पर 50% जो है अर्थ की स्पीसीज रहती हैं, मेकिंग दैम द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है? डाइवर्स इकोसिस्टम कहलाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्राइमरली मीन फॉर, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग टूरिज्म, हाउसिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज, और डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल। तो आपको आंसर देना है। वी आर मूविंग टू द आंसर। कंजर्वेशन, आप क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, एंड सस्टेनेबल यूज़। कंजर्व मीन्स आप उसको फ्यूचर के यूज़ के लिए भी बचा रहे हैं, फ्यूचर के यूज़ के लिए कंजर्व कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। ओके, सस्टेनेबल यूज़ मीन्स आप उसे अभी भी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कंबाइन करता है कंजर्वेशन करना और सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी, ऑफन विद कोर बफर एंड द ट्रांजिशन जोन्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। गिव मी योर आंसर। ऑब्वियसली ऑक्सीजन। Greenhouses gas trap heat. Oxygen O2 does not contribute significantly to the greenhouse effect. ये greenhouse को effect नहीं करती है. Okay. Next question, second last. Which organization publishes the Global Environment Outlook? GEO report कौन publish करता है? कौन सी organization? IPCC, UNEP, WHO और FAO? आप इनकी full forms भी याद करेंगे. दिस इज़ UNEP, दिस इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इशू करती है GEO रिपोर्ट असेसिंग द स्टेट एंड द फ्यूचर ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट इज एम्ड एट promoting space research, reducing environmental awareness, encouraging sustainable consumption practices and building more dams. So move to the answer. Answer is encouraging sustainable consumption practices. Sustainable consumption, I have already told you what is the meaning of sustainable. Meaning the use of the things that we can save for the future. Okay,
सो दैट लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रमोट करता है एनवायरमेंटली कॉन्शियस चॉइसेस एंड रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आज सिर्फ यही 20 क्वेश्चंस थे। आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू नो लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू give you more and more questions in the future. So prepare for your exam. Okay, bye bye, all the best.